एक रक्षाबंधन ऐसा भी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि आंखों देखी सच्ची घटना है। मेरी छोटी बुआ रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी की कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, टोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियों और तोहफों पर देख डाल दें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी, जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद शायद ही सुख देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे शाम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास उसे बिना बताए जाएंगे। मम्मी तो पापा की बात एकदम सुनकर चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम तीनों लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में सबको पता था कि पापा का निश्चय बदलना बेहद मुश्किल है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ के घर के बाहर बने बरामदे में लगे नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उससे सबसे उम्रदार बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा सिलटे साफ दिखाई दे रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ कितनी खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया है। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया करें। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त घर को दुरुस्त करें। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान भी नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने से भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर कैसे बुलाया जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा, पर आज दिख रहा था कि किस अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाने होते थे। हालात ये हो चुके थे कि ज़्यादातर रिश्तेदारों ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दे दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम से गई अपनी बहन को गले लगा लिया था। भैया, भाभी, मन्नू, तुम सब अचानक आज यहाँ, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस हम सब आ गए, पापा ने बुआ को सहज कहते हुए कहा। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा। जया तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिए पर अपने भैया के पास बैठ गई थी। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को ले आया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने, बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर, नई चादर, बिखरे डोरमेट
और सारे परिवार नए ड्रेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करके लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली होंगी, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उसी दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलकर उसकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज उसे सबने। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। एक रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्टोरेंट में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे मारते मारते काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू को पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर हम लेट गए थे। जया बुआ पापा से छोटी बच्ची की तरह लिपट कर सो गई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगने लगा। पापा घबरा गए। सारे लोग जाग गए। हमेशा के लिए बुआ सो चुकी थी। पापा की गोद में बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कहा नहीं। आज सबसे मिलने की ही आशा लिए शायद जिंदा थी वो। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।